नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दानचारण निःशुल्क क्लासेस में और आपकी प्रसाद पंत वाली क्लासेस। तो कल हमारा भारतेंदु युग कंप्लीट हुआ। उसके बारे में हमने लगभग 8-10 जो कवि थे उनको पढ़ा। उससे पहले भारतेंदु को स्वयं को पढ़ा कि उसके कौन से मौलिक नाटक हैं, कौन से अनुदित नाटक हैं। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द्विवेदी युग। लेकिन उससे पहले जो टेस्ट 9वीं और 10वीं की राजस्थान अध्ययन किताबों के जो दोनों किताबों के जो 17 टेस्ट जो हो रहे हैं, उसमें से लगभग शायद कल तक 9 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 9-10 टेस्ट। और कल वाले टेस्ट में मात्र 90 जनों ने अभी तक टेस्ट दिया है, जो हिंदी पॉइंट ऐप पर हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक भी दिया हुआ है। आपको मैंने कहा था ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें फ्री टेस्ट में जो हैं वो लगातार अप टू डेट टेस्ट आ रहे हैं। एक बात और कि जब एक दिन क्लास नहीं आती या फिर एक दिन टेस्ट नहीं आता, सर टेस्ट क्यों नहीं आया, टेस्ट क्यों नहीं है, ये होता है। अब जब रेगुलर आपको टेस्ट मिल रहे हैं तो स्टूडेंट टेस्ट दे भी नहीं रहे। इससे पता चलता है कि आप लोग कितने सीरियस हो सेकंड ग्रेड को लेकर। फिर लास्ट में बोलते हैं सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके पीछे कारण कौन है आपको पता चल गया होगा। आप डेली वीडियोस देखने के, एक दिन नया वीडियो हो, एनर्जेटिक थंबनेल हो, तब तो हम क्लास देखते हैं, वरना डेली एक ही थंबनेल वाली क्लास हो तो हम देखते नहीं हैं। तो थोड़ा सोचिए। फर्स्ट टेस्ट मैंने कल ही नोट किया 1000 जनों ने दिया, सेकंड टेस्ट 700, थर्ड टेस्ट 500 550, फिर 250, 300, 300, 200, 250, 300। कल वाले टेस्ट को मात्र अभी तक 90 जनों ने दिया है। मैं तो आज भी अपलोड कर दूंगा टेस्ट। लेकिन एक बात और बताता हूं, इसीलिए अब आगे से जो टेस्ट होंगे वो 24 घंटे के भीतर अगर आपने नहीं दिया तो उसके बाद आप टेस्ट नहीं दे पाओगे। इस बात को याद रखें, क्योंकि जब स्टूडेंट एकदम लापरवाही करता है तो हमें सख्त होना पड़ता है। आपको पता है टाइप करवाने में भी पैसा खर्च होता है, मेहनत कर रहे हैं उसमें पैसा खर्च होता है, लेकिन आप इसका मूल्य नहीं दे रहे हो। तो 24 घंटे के भीतर अगर 9 बजे आज अभी अपलोड होगा, कल 9 बजे से पहले उसका लिंक एक्सपायर हो जाएगा। फिर आपको नहीं मिलता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। ठीक है, थोड़ा समय सख्त होना पड़ेगा, वरना आप नहीं पढ़ोगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आने वाले समय में जो मैं व्याकरण की क्लासेस करवाऊंगा तो उसका भी फिक्स रहेगा, ये साहित्य कंप्लीट होने के बाद, कि 24 घंटे के बाद जो है वो वीडियो हटा लिया जाएगा। 24 घंटे तक रखेंगे ताकि किसी को डाउनलोड करके देखना हो, चाहे कैसे भी देखे। 24 घंटे के भीतर नहीं देखा वो उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जो नहीं हटा रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन मैं तो सख्त होऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में हिंदी पॉइंट ऐप का लिंक दिया हुआ है और उसे आप डाउनलोड कीजिए। दूसरी बात, जो ऑनलाइन जो स्टूडेंट हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करें। व्हाट्सअप नंबर भी दिए हुए हैं, कोई समस्या हो तो आप जरूर बताएं, लेकिन समस्या जो वास्तविक है वो बताएं। आपने देखा होगा कुछ झूठ बोलकर भी समस्याएं बता रहे हैं। मैं बड़ा शर्मिंदा महसूस करता हूं उन लोगों के लिए। चलिए, तो हम आज शुरुआत करते हैं द्विवेदी युग की। भारतेंदु युग हमने अच्छे से पढ़ा। द्विवेदी युग की बात करें तो देखिए, द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नाम है द्विवेदी युग। भारतेंदु के बाद कुछ ऐसे सुधार हुए, एक नई जागृति जनता में आई। इस कारण से डॉक्टर नगेंद्र ने इसे क्या कहा है, इसे जागरण सुधार काल भी कहकर पुकारा है। क्या कहा है? जागरण सुधार काल भी कहकर पुकारा है। समझ आई बात? तो इसको जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। और कहता कौन है? डॉक्टर नगेंद्र जो हैं वो जागरण सुधार काल भी कहते हैं। ARC कहते हैं कि हिंदी काव्य की, देखिए एक एक शब्द पे गौर कीजिएगा, हिंदी काव्य की ये नई धारा है। क्या है? हिंदी काव्य की नई धारा। और इसे द्वितीय उत्थान, यानी अगर पूछा जाए कि द्विवेदी युग को हिंदी काव्य की नई धारा किसने कहा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ये इसको प्रथम, आपको पता है कि आधुनिक काल को 3 उत्थानों में बांटा है रामचंद्र शुक्ल ने, ये वो द्वितीय उत्थान। GCG गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं आदर्शवादी प्रबंध काव्य धारा। बिल्कुल इसमें साकेत और प्रिय प्रवास जैसे काव्य लिखे गए थे, इसलिए गणपति चंद्र गुप्त ने इसे क्या कहा है? आदर्शवादी प्रबंध काव्य धारा। काव्य भाषा इनकी देखिए, जो ब्रज थी काव्य भाषा अब तक,
अब काव्य की भाषा यानी पद्य की भाषा जो है वो खड़ी बोली हो गई थी, और काव्य की भाषा खड़ी बोली में अहम योगदान था सरस्वती पत्रिका का। खड़ी बोली को प्रशय देने का जो कार्य था, प्रचार करने का जो कार्य था, उसको मजबूत करने का जो काम किया था वो किया था सरस्वती पत्रिका ने। इसे आदर्शवादी प्रबंध काव्य किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। हिंदी विकास, बिल्कुल हिंदी का मतलब यहां खड़ी बोली से है। हिंदी खड़ी बोली के विकास में उसको नई दिशा देने वाली दो संस्थाएं थी। फर्स्ट थी नागरी प्रचारणी सभा काशी, नागरी प्रचारणी सभा काशी, जिसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। 1893 1893। इसके संस्थापकों में हम 3 जनों का नाम लेते हैं। पहला श्याम, राम और शिव, श्याम सुंदर दास। दूसरा राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र। और तीसरा है शिव कुमार सिंह, शिव कुमार सिंह। तो ये नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक सदस्य थे। श्याम राम शिव, है ना, श्याम राम शिव तीनों आ गए, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तो इसके तीनों संस्थापक सदस्य थे, और राधा कृष्ण दास जो था वो इसका प्रथम अध्यक्ष था। अब यहां से बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। क्या बनता है कि नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक सदस्यों में निम्न में से कौन सा नहीं है? और वहां यही चारों नाम होंगे, और आपके दिमाग में उस वक्त कंफ्यूजन आ सकता है अगर ध्यान से नहीं पढ़े तो, कि राधा कृष्ण दास तो प्रथम अध्यक्ष था, है ना। हमें पता है कि राम श्याम शिव नहीं थे, राधा, देखिए तीनों जेंट्स हैं, एक लेडीज है, तो लेडीज नहीं थी। राधा कृष्ण दास, राधा नहीं थी। राम श्याम शिव थे, राधा नहीं थी। इस बात को विशेष ध्यान रखें, वरना कंफ्यूज हो सकते हैं। अभी बोर्ड पर करवा रहे हैं ना, तो आपको लगता है कि नहीं ये तो बहुत इजी चीज है। इजी नहीं है, इजी चीज में गलती होती है। राम श्याम शिव, तो राधा जो है उसके संस्थापक सदस्यों में नहीं थी। वो तो अगर संस्थापिका पूछते तब होता ना, यानी लेडीज है, इसका मतलब राधा इसमें नहीं थी। हाँ, और ये राधा कृष्ण दास जो है ये 1900 से 1908 तक इसके सदस्य प्रथम अध्यक्ष रहे थे। इतना ही पूछा जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से एक प्रश्न बढ़िया निकलता है। मैंने आपको बता दिया किस तरह का प्रश्न निकलेगा और आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा 1910 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना की गई। सीधा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? 1910 में हुई। किसने की? नागरी प्रचारणी सभा काशी ने की। वाराणसी में इसकी अध्यक्षता करने वाले 2 व्यक्ति थे, फर्स्ट और सेकंड, मदन मोहन मालवीय और पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन कौन है? मदन मोहन मालवीय और पुरुषोत्तम दास टंडन, ये 2 सदस्य इनके अध्यक्षता करने वाले थे। किसकी? नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा की अध्यक्षता करने वाले थे। क्लियर बात है। देखिए 1910 में अध्यक्षता किसने की थी? मदन, पुरुष मदन था, मदन नाम का एक पुरुष था। कौन था? मदन नाम का एक पुरुष था, उन्होंने अध्यक्षता की थी। तो ये आप कुछ बातें याद रखें, यहां से 2-3 प्रश्न निकल जाते हैं। सरस्वती पत्रिका सबसे पहले ये किसके दिमाग की उपज थी? तो इसकी चिंता चिंतामणि ने की थी। सरस्वती पत्रिका की चिंता चिंतामणि ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। सरस्वती पत्रिका का सन है 1900 ईस्वी। कौन सा है? 1900 है, उसका 1893 है। ये चिंतामणि की चिंता थी। तो इसके प्रथम प्रकाशक भी कौन हुए? चिंतामणि हुए। इसके प्रथम प्रकाशक कौन है? चिंतामणि है। लेकिन इसका संपादक कौन है? तब श्याम सुंदर दास 1901 ईस्वी में। प्रथम प्रकाशक चिंतामणि और प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास। समझ आई बात? श्याम सुंदर दास इसके 1901 में। बस इतना याद रखना, संपादक प्रकाशक में थोड़ा अंतर, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है। 1903 से लेकर 1920 तक एमपीडी जो है इसके संपादक रहे थे। इसी कारण से जो क्या कहते हैं कि कुछ विद्वान द्विवेद युग का समय 1920 तक मानते हैं, लेकिन छायावाद का उदय तो 1918 से हो जाता है ना। तो ये भी एक बड़ी विचित्र समस्या है। एआरसी कहते हैं, एआरसी ने इस सरस्वती पत्रिका के बारे में कहा है कि यह तो प्रारंभिक काल का विश्वकोश है।
यानी सरस्वती पत्रिका ने खड़ी बोली के विकास में अहम योगदान दिया था, इसीलिए इसे प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहा जाता है। सरस्वती पत्रिका पहले काशी से प्रकाशित होती थी और महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय ही महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका प्रकाशन स्थल बदलकर इलाहाबाद कर दिया था। पहले काशी से, बाद में इलाहाबाद है। याद रखना, बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, सरस्वती पत्रिका के बारे में कमिटमेंट करते हैं, जैसे ARC ने कहा कि प्रारंभिक काल का विश्वकोश है। नगेंद्र कहते हैं कि भाषा और साहित्य दोनों क्षेत्र में, भाई साहित्य और भाषा, भाषा यानी खड़ी बोली, साहित्य यानी आपको पता है साकेत और प्रियप्रवास जैसा काव्य लिखा गया था, तो उसको मतलब बहुत बड़ी, बहुत अच्छी रचनाएं थी। भाषा और साहित्य दोनों क्षेत्र में एक नया युग निर्मित हुआ, एक नए युग का निर्माण होता है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं भाषा और साहित्य के क्षेत्र में एक नए युग का निर्माण होता है। भाषा और साहित्य दोनों क्षेत्र में एक नए युग का निर्माण होता है। भाषा और साहित्य दोनों क्षेत्र में एक नए युग का निर्माण किया गया। भाषा और साहित्य दोनों क्षेत्र में एक नए युग का निर्माण किया गया डॉक्टर नगेंद्र, और प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहा है ARC ने। तो ये द्विवेदी युग की अभी तक शुरुआती की दौर की बातें हैं। इन शुरुआती दौर की बातों को विशेष ध्यान रखा जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी विशेषताएं। भाई द्विवेदी युग स्टार्ट हुआ, हमेशा एक वाद दूसरे वाद के मतलब क्या कहते हैं उसे, विरोध में उत्पन्न होता है, लेकिन यहां विरोध नहीं था। भारतेंदु और द्विवेदी में कोई ज्यादा विशेष विरोध नहीं था। आप देखिए, राष्ट्रीयता की भावना, आपको पता है कि राष्ट्रीयता की कुछ भावना भारतेंदु में भी देखने को मिलती है। द्विवेदी युग की विशेषता है, ये विशेषता भारतेंदु की नहीं है, इतिवृत्तात्मकता, ये विशेषता भारतेंदु की नहीं है। कौन सी विशेषता? इतिवृत्तात्मकता जो है वो भारतेंदु की नहीं है। अब होती क्या है, देखिए इतिवृत्तात्मकता जो है इसकी तुलना मिश्र बंधुओं से होती है। मिश्र बंधु विनोद में इतिवृत्तात्मक लेखन का सूत्रपात किया था उन्होंने। इसमें क्या होता है, वस्तु वर्णन या आख्यान की प्रधानता होती है। क्या होता है, वस्तु वर्णन या जो आख्यान होता है उसकी, आख्यान की प्रधानता रहती है। वस्तु वर्णन या आख्यान की प्रधानता रहती है। राष्ट्रीयता की भावना थी, इतिवृत्तात्मकता भी। और देखिए वैसे भी है ना, आप नोटिस कीजिए साकेत और प्रियप्रवास से बड़े महाकाव्य लिखे गए तो इतिवृत्तात्मक शैली का तो प्रयोग किया गया, मतलब किसी विषय का बहुत भी विस्तार से वर्णन करना भी आप शॉर्ट में समझ सकते हैं। इस काल में सामाजिकता की भावना भी देखने को मिलती है। जहां सामाजिक लोग रहते हो वहां नारी की गरिमा और महत्ता, भाई नारी की गरिमा और महत्ता को ध्यान में रखकर तो आपको पता है कि उर्मिला को लेकर साकेत लिखा गया था, तो ये अपने आप में समझ आता है। साकेत है, शकुंतला है, ठीक है, यशोधरा है, ऐसे काव्य लिखे गए थे, है ना। आदर्शवाद की प्रतिष्ठा, देखिए जब भी प्रबंध काव्य लिखे जाएंगे, और प्रबंध काव्य इसमें लिखे गए थे, इसकी खास बात क्या है, इस काल की प्रबंध, खंड और मुक्तक, यहाँ तीनों प्रकार के काव्य लिखे गए थे द्विवेदी युग में। और जहां प्रबंध काव्य होगा वहां आदर्शवाद तो होगा ही होगा, बिल्कुल वहां आदर्शवाद जरूर होगा। प्रकृति वर्णन, बिल्कुल प्रकृति वर्णन भी देखने को मिलता है। हास्य व्यंग्य काव्य, आपको पता होगा बाल मुकुंद गुप्त हमने पढ़ा था कल की क्लास में। बाल मुकुंद गुप्त को भारतेंदु और द्विवेदी को जोड़ने वाली कड़ी कहा जाता है। हास्य व्यंग्यकार जो हैं, यहाँ पे बाल मुकुंद गुप्त की बात हो रही है ना, तो वो हास्य और व्यंग्य दोनों में अहम रोल निभाते हैं। जहां आदर्शवाद है, जहां आख्यान है, वहां रूढ़ि वर्णन होने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, तो यहां पर आपको रूढ़ि वर्णन भी दिखाई देता है। एक एक चीज जो है वो ध्यान में रखें। प्रश्न क्या आएगा, द्विवेदी युग से संबंधित या संबंध में कौन सा कथन असंगत है या कौन सा संबंधित नहीं है, कौन सा संगत नहीं, इस प्रकार से प्रश्न आएगा, तो आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीयता की भावना है, इतिवृत्तात्मकता है, सामाजिकता की भावना, नारी की गरिमा और महत्व, आदर्शवाद की प्रतिष्ठा, प्रकृति वर्णन, हास्य व्यंग्य काव्य, रूढ़ि वर्णन, मानवतावाद की स्थापना का प्रयास किया गया है। क्या है? प्रयास। बिल्कुल, यहां मानवतावाद की स्थापना का पूर्वाभास देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है मानवतावाद की स्थापना तो कामायनी में होती है। कामायनी के जो 15 सर्ग हैं, कामायनी के जो 15 सर्ग हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं भाई? चिंता है, श्रद्धा है ना, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, है ना। तो उसी प्रकार चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, किसी को याद है क्या पूरे 15? हमारे सारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को याद है। किसी को याद है कि कब निर्वेद कौन से नंबर पे है?
ठीक है, आनंद कौन से नंबर पे है, दर्शन कौन से नंबर पे है, ईड़ा कौन से नंबर पे है, स्वप्न कौन से नंबर पे है, संघर्ष किस नंबर पे है, ठीक है, ईर्ष्या किस नंबर पे है, कर्म किस नंबर पे है। तो ये सारे जो हैं आपको पता है सबसे अंतिम सर्ग कौन सा है, आनंद सर्ग है। और वहीं पर क्या होती है, आनंदवाद की स्थापना होती है, मानवतावाद की स्थापना होती है। तो 15 के 15 सर्ग सबको याद रहने चाहिए। क्या वो सर ऑफलाइन स्टूडेंट्स को याद है? हमें भी तो बताएंगे, छायावाद आएगा तब आपको भी याद करवाएंगे। पर अभी द्विवेदी युग में है तो अभी तो सिर्फ आपको एक जिज्ञासा उत्पन्न कर रहे हैं आप में, ताकि आपको रहे कि हाँ हमें भी 15 के 15 सर्ग याद हो जाएंगे। तो मानवतावाद की स्थापना का प्रयास किया गया था। स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास, बिल्कुल ये स्वच्छंदतावाद का मतलब एक तरह से क्या हो गया, छायावादी तो हो गया। अर्थात मतलब आप बताऊंगा मैं ये स्वच्छंदतावाद। देखिए नीचे मैंने क्या लिख रखा है, कवियों का वर्गीकरण। कवियों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया। एक अनुशासन धारा के कवि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के ग्रुप में थे, यानी दो ग्रुप बने हुए थे। एक बंदी बंदाई परिपाटी में चल रहे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी के, वो अनुशासन में रहकर काव्य। एक स्वच्छंद यानी अपने मुक्त रह रहे थे और मुक्त रूप से काव्य लेखन कर रहे थे। तो वो क्या कहलाए, स्वच्छंद धारा के कवि। और ये क्या कहलाए, अनुशासन धारा के कवि। तो स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास देखने को मिलता है। और यही आगे चलकर आप देखोगे कि सारे के सारे छायावाद के सारे कवि स्वच्छंद हैं। क्यों? वो सब अपनी अपनी मस्ती में लिखते हैं। जयशंकर प्रसाद अपना अलग काव्य लिख रहा है, जयशंकर प्रसाद के काव्य में राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिलती है ना। वहीं जो क्या कहते हैं कि निराला अपना अलग ही लिख रहा है, पंत अपना अलग ही लिख रहा है ना, महादेवी वर्मा अपने अलग लिख रही है, वो हालावाद में चल रहे हैं, रोमानी काव्य के मिजाजी कवि चलते हैं कुछ, ठीक है, छई व रोमांस के कवि। इस प्रकार से आप देखोगे सारे स्वच्छंदवादी कवि अलग अलग चलते हैं। तो यहाँ पे स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास है, तो इसका पूर्ण रूप से स्वच्छंदवाद कहाँ देखने को मिलेगा, तो वो छायावाद में देखने को मिलता है। विविध शैलियों, काव्य की विविध शैलियों का प्रयोग किया गया था। कोई संवाद शैली है, कोई वक्ता श्रोता शैली है, इस प्रकार के विविध शैलियों का प्रयोग भी द्विवेदी युग में देखने को मिलता है। और छंदों की विविधता तो होगी, क्योंकि हालांकि अभी भी जो काव्य है वो काव्य की भाषा जो खड़ी बोली हो गई थी, लेकिन अभी तक भी कुछ थोड़ा बहुत क्या है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ लोग ब्रज में भी अभी तक भी लिख रहे थे। छंदों की विविधता भी देखने को मिलती है। और कवियों का वर्गीकरण किया जाता है, दो धाराएं हैं, अनुशासन धारा और स्वच्छंद धारा। और सबसे पहले हम जैसे अनुशासन धारा के कवि जब पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनावली 15 खंडों में थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं जो थी वो कौन कौन सी थी? महावीर प्रसाद अबला विलाप है क्या? बताओ, कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा या नहीं करेगा? मंजू और सुमन दो बहनें थी, दोनों अबलाएं थी, दोनों महिलाएं थी, दोनों संपत्ति के लिए विलाप करती रहती थी, है ना। काव्य मंजूषा, सुमन, अबला विलाप, कविता कलाप, नागरी तेरी यह दशा, है ना, और संपत्ति शास्त्र, ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं जब आप पढ़ोगे, दूसरा अनुशासन धारा का कवि, तो मैथिली शरण गुप्त का हम किस प्रकार से पढ़ेंगे? कब भारत भारती आती है, कब किसान आता है, कब हिंदू आती है, कब शकुंतला आती है, कब पंचवटी, कब साकेत, कब जयद्रथ वध, कब जो है विष्णु प्रिया, यशोधरा, इस तरह की सारी रचनाएं हम क्रम से याद करेंगे। उसके बाद हम हरियोध में चलेंगे, चोखे चौपदे, चुबदे चौपदे, है ना, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, कौन सी 14 में है, कौन सी 40 में है, साकेत 31 में लिखी गई थी कि नहीं लिखी गई थी, साकेत को नए युग का प्रवर्तक काव्य किसने कहा है, या नए युग का प्रवर्तक काव्य कहा है या कुछ और कहा है, किसने कहा है, क्या कहा है ना। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम अनुशासन धारा के कवियों में पढ़ेंगे। साकेत और कामायनी की कैसे तुलना होती है, एक नए युग का काव्य है, एक युग प्रवर्तक काव्य है, किसने किसको युग प्रवर्तक कहा है, किसने किसको नए युग का काव्य है। ये सारी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं जो हम क्लास में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, आज की क्लास में द्विवेदी युग की रूपरेखा है कि किसने योगदान दिया था, किसने क्या कहा था, हिंदी काव्य की नई धारा किसने कहा है, हिंदी काव्य की आदर्शवादी प्रबंध काव्य धारा किसने कहा है, ठीक है। प्रारंभिक काल का विश्वकोश ARC ने कहा है कि किसकी स्थापना 1893 में हुई, किसकी 1900 में हुई, ठीक है। इतिवृत्तात्मकता है या नहीं है, प्रकृति वर्णन है या नहीं, नारी की गरिमा है या नहीं, स्वतंत्रतावाद का पूर्वाभास है या नहीं, मानवतावाद का पूर्वाभास है या नहीं, विविध शैलियों का प्रयोग है या नहीं, रूढ़ि वर्णन है या नहीं, है ना, आदर्शवाद की स्थापना है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। किसके अध्यक्ष जो हैं राम श्याम शिव हैं, राधाकृष्ण दास प्रथम अध्यक्ष थे या नहीं थे,
1901 से कब तक थे, ये सारी चीज़ें हमने आज रूपरेखा के रूप में तैयार की है। अब जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी महावीर प्रसाद द्विवेदी की, तो आपको मैं उसके लिए बता दूं कि कल और परसों 2 दिन आपको कोई क्लास नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मैं आउट ऑफ बीकानेर हूं, तो टाइम निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता और एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी है, क्योंकि वो काव्य शास्त्र की क्लासेस भी चल रही है ना, दिन में 3-3 घंटे, तो वहाँ टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो 2 दिन क्लास नहीं मिलेगी, यानी कल 30 और 31 को क्लास नहीं मिलेगी। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम मिलते हैं 1 जनवरी को धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को, यानी इस ईयर की 2021 की ये अंतिम क्लास आज है, और अब हम नए साल से नई शुरुआत के साथ मिलेंगे सब। तब तक के लिए आपको शुभ रात्रि और बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की। मिलते हैं 1 जनवरी को नए साल में। बहुत बहुत धन्यवाद एंड उम्मीद करते हैं अगला साल आपके लिए बहुत बढ़िया खुशियां लेकर आए और आपका सिलेक्शन लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। तो कल की डेट में कोई क्लास नहीं मिलेगी। टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन में हिंदी पॉइंट ऐप दिया हुआ है, डाउनलोड करें और आप टेस्ट सीरीज जो हो रही है उसको ज्वाइन करें बराबर ईमानदारी से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।